अस्सलाम वालेकुम। हम ओ लेवल मैथमेटिक्स की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ बना चुके हैं और उसके बाद रिवीजन के वक्त बच्चों को कुछ टॉपिक्स एज अ होल जनरली थोड़े मुश्किल लग रहे थे, तो हमने उसके रिव्यू के लिए ये सेशन रखा है। आज जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो है कुछ मीन मीडियन मोड फ्रीक्वेंसी ग्राफ चार्ट। सही है। स्टैटिस्टिकल जो एनालिसिस के कुछ सवाल दिए हुए हैं आपके पास ओ लेवल कोर्स में, उसमें हम अनग्रुप्ड और ग्रुप्ड और फिर उसका चार्ट बनाना, जो आपके हिस्टोग्राम्स हैं, आपके क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ है। तो समझ लें कि जो ओ लेवल्स की स्टैट्स है पूरी कोशिश करेंगे कि आज एक ही सेशन में हम उसको कवर कर सकें। तो इसको एक रिव्यू रिवीजन वीडियो समझिएगा। इसमें एक एक सवाल को बहुत डेप्थ में नहीं लेके जाएंगे हम, वो आपके चैप्टर्स की वीडियोस में हमने किया हुआ है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं अगर आपको शुरू से टॉपिक समझना है तो ये समझने, ये यहाँ पे आप उस वक्त होंगे जब आपने टॉपिक पढ़ा हुआ होगा, थोड़ा सा आपको रिवीजन चाहिए, कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, तो फिर ये आपके काम आएगा। बहरहाल फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि इसको ऐसे शुरू करूँ कि कम से कम नॉलेज वाला भी इसको समझ सके। तो ये बताइए कि ये मीन होता क्या है। बहुत से लोग होते हैं ना मीन, तो क्यों होते हैं मीन? मीन और परसेंटेज, ये सारी वो चीज़ें हैं जो हमें, या रेशोज़, जो हमें कुछ फैसला करने में हेल्प करती हैं, इसलिए सिखाई जाती हैं। सुन रहे हैं भाई? मसलन मेरे 5,975 में से 3,285 नंबर आए। भाई ज़्यादा हैं या कम हैं? तो कोई परसेंटेज में बता दो तो अंदाज़ा हो जाएगा। ओहो 70% आए, अच्छा ठीक है, अब समझ में आ रहा है कितने आए। बात समझ आ रही है? नंबर्स को आसानी से प्रेजेंट करके, ताकि कि जो सुनने वाला, देखने वाला है, वो उससे कोई जजमेंट कर सके, उसकी मदद से कोई फैसले पे पहुंच सके, अच्छा ये ज़्यादा है, ये कम है। दूसरा ये कि किसी आइसोलेटेड केस है ना, मेरे 70% आए, अभी 70% इस सब्जेक्ट में ज़्यादा होते हैं या कम होते हैं ये तो नहीं पता। उसने कहा मेरे 70% आए, जबकि मेरे अलावा बाकी सब का मीन निकालूं तो 60 बनता है। ओके, तो आप मीन से अबव खड़े हो। और लोगों के भी ऊपर आए होंगे, लेकिन क्लास के मीन से अबव खड़े हो, मतलब एवरेज क्लास के स्टूडेंट के ये मार्क्स आते हैं हमारे यहाँ। तो बताइए, इस मालूमात ने आपको फैसला करने में एक और लेवल मदद कर दी। परसेंटेज पता चली तो उससे कुछ मदद हुई कि ओके, ये तो समझ में आ गया नंबर आए कितने हैं, 70%। लेकिन ये अच्छे हैं या बुरे हैं, उसके लिए मीन ने और हेल्प कर दी, मीडियन और हेल्प कर देता। कि अगर आप कहते हैं 10th परसेंटाइल का जो मार्क है ना वो 80 है, अच्छा 10% मतलब, हाँ 10th नहीं मतलब 100%, 90 से 100 की जो क्लास है ना, उसकी जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो 80 है कहीं ना कहीं। तो मैं कहता अच्छा, टॉप 10% बच्चों के 80 मार्क्स आए हैं और आपके 70 आए, तो करीब हैं, अच्छे अच्छे मार्क्स हैं इसका मतलब। आपने कहा 80th परसेंटाइल जो है ना वो 70 है, उन्होंने कहा ओके, तो अगर क्लास में 100 बच्चे होते तो 100 में से टॉप 80 वाला जो बच्चा है वो आप हैं। तो जितना इन्फॉर्मेशन मुझे डेटा के बारे में मिलती जाएगी, उतना मेरे लिए डिसीजन मेकिंग थोड़ी सी आसान हो जाएगी। ये एक बात थी बस। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो डेटा है उसके दो हालतें होती हैं, एक ग्रुप्ड और एक अनग्रुप्ड। बात समझ आ रही है? क्या फ़र्क होता है दोनों में? ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा में क्या फ़र्क होता है? अनग्रुप डेटा का मतलब हुआ, मेरी क्लास में 10 बच्चे हैं, एक के 100 में से 50 आए, एक के 100 में से 70 आए, एक के 100 में से 60 आए, एक के 100 में से 80 आए, एक के 100 में से 90 आए, एक के 100 में से 55 आए, एक के 100 में से 35 आए, 4 5 6 7, एक के 100 में से 80 आए, एक के 100 में से 75 आए, एक के 100 में से 27 आ गए। चलो फेल भी करो ना भाई किसी को, ओ लेवल में तो 27 वाला भी फेल नहीं होता। तो 2 3 4 5 6, जिसको ये बात समझना आई हो कि ओ लेवल में 27 वाला फेल क्यों नहीं होता, वो ग्रेड थ्रेशोल्ड जाके देख ले।
तो भाई मैं चाहता हूं इस क्लास के एवरेज मार्क कितने थे ये मालूम करूं। क्या करूं सबा? कैलकुलेटर तो कोई लाया है? दीजिएगा कैलकुलेटर। इस क्लास के एवरेज मार्क्स कितने थे मालूम करना चाहता हूं। क्या करूं भाई? 50 को, 70 को, 60 को, 80 को, 90 को, 55 को, 35 को, 80 को, 75 को और 27 को जमा कर लूं। जमा कर लूं 622 आए। और टोटल कितने लोग थे? 10 से डिवाइड कर लूं तो एवरेज मार्क 62.2 हैं। इससे अंदाज़ा हो जाएगा कि इसके एवरेज से ज़्यादा आए हैं, इसके एवरेज से ज़्यादा आए हैं, इसके एवरेज से कम आए। इसमें लेकिन एक प्रॉब्लम है, ज़्यादातर बच्चों के 80 से कम ही आए हैं, लेकिन ये जो 90 वाला है ना, इसकी वजह से डेटा थोड़ा ख़राब हो गया, तो ये एवरेज स्कोर ऊपर चला गया। अब गौर कीजिए, एक इस 90 को माइनस करके 50 कर देता हूँ मैं, तो 622 माइनस 90 प्लस 50। अब इसको डिवाइड बाय 10 करता हूँ तो आंसर आ रहा है 58। नीचे आ गया स्कोर। ये जो मीन, इसको मीन कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? मीन। ये एवरेजेस की दुनिया में कई नाम होते हैं। एवरेजेस की दुनिया में इसको मीन कहते हैं। एवरेजेस की दुनिया में एक और नाम होता है, उसको मीडियन कहते हैं। एवरेजेस की दुनिया में एक और नाम होता है, इसको मोड कहते हैं। ये अलग अलग अंदाज से, जाविये से इसलिए देखना चाहते हैं कहीं ऐसा ना हो कि आपने कहा सर मेरी क्लास के एवरेज स्टूडेंट्स जो हैं उनका स्कोर इतना अच्छा पढ़ाता हूँ मैं, उनका स्कोर आता है 70, एवरेज स्कोर है। पता चला मेरी क्लास में 3 बच्चे ऐसे हैं जो टॉपर हैं और बहुत सारे बिल्कुल ही नीचे हैं। ये नज़र नहीं आया इस एवरेज स्कोर से कि आपकी क्लास में 6 बच्चे फेल भी होते हैं, इस एवरेज स्कोर से नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, इसलिए एवरेज स्कोर को कई अंदाज से देखना पसंद करते हैं हम लोग। मीन भी देखते हैं, मीडियन भी देखते हैं, मोड भी देखते हैं। तो मीन, ये सारा डेटा अनग्रुप्ड है, अनग्रुप्ड है। अभी ग्रुप करूंगा इसको, फिर आपको समझ में आएगा ग्रुप डेटा क्या होता है। तो मीन का फॉर्मूला क्या था? सम ऑफ द ऑल फ्रीक्वेंसीज, ये फ्रीक्वेंसीज तो नहीं थी, मार्क्स से इस केस में। सम ऑफ ऑल द मार्क्स डिवाइड बाय ऑल द नंबर ऑफ पीपल हु हैड दैट दोज मार्क्स। मीडियन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सफाई करनी पड़ेगी। 62.2 आया था, याद हो गया? ओके, वेरी गुड। लेकिन मैं तो पूरा पढ़ाऊंगा ना भाई शुरू से। ये 50 नहीं था, ये 90 था। क्या आया था भाई आंसर? 62.2। याद है? गायब हो गया? अच्छा, मीन जो था वो 62.2 था। मीडियन के लिए क्या करना पड़ेगा? इनको तरतीब से लिखना पड़ेगा, उसके बगैर मीडियन नहीं निकलेगा। सबसे पहले सबसे छोटा 27, फिर 35, फिर छोटा कौन है? 50, फिर 55, फिर 60, फिर 60 से बड़ा कौन है? 70, फिर 75, फिर 80, फिर 90। हो गए 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब क्या करते हैं? आखिर से एक काटते हैं, आखिर से एक काटते हैं, बीच का निकालना है। आखिर से काटते हैं, आखिर से एक काटते हैं, आखिर से एक काटते हैं। ऐसे करते नहीं है, मैं इसे समझाने के लिए कर रहा हूँ। आखिर से एक काटते हैं, आखिर से एक काटते हैं, आखिर में 2 बच गए, तो इन दोनों को जमा करते हैं, डिवाइड बाय 2 कर देते हैं। अगर एक ही बचता है तो खुश हो जाते हैं। तो हमें पहले ही पता है कि जो इवन नंबर होंगे उसमें 2 ही बचेंगे, जो ऑड नंबर होंगे उसमें 1 मिल जाएगा हमें। दस से तो डिवाइड बाय 2 करो, एक 5वां ले लो, एक 6वां ले लो। डिवाइड बाय 2 किया तो 5 बने ना, तो 5 और 6 ले लो। तो 5th और 6th वैल्यू ले ली, उसको ऐड किया तो आंसर आया 65। मीडियन आया 65। 65 ही आएगा ना, 60 और 70 के बीच की चीज़ आएगी ना डिवाइड बाय 2 किया तो।
ये है मीडियन, यहाँ लिख लेता हूँ भाई मैं। तो तरतीबवार खड़ा करो तो बिल्कुल बीच के नंबर कौन से हैं, ये भी बाज़ औक़ात काम आते हैं। जैसे कि आपका ओ लेवल्स का रिजल्ट मीडियन से ही निकलता है। टॉप 10% बच्चों का नंबर कितने आए, तो बस ये स्टार कर दो। उसके बाद कितने आए, बस ये ए कर दो, बस ये बी कर दो, ये सी कर दो, ये डी कर दो, ये ई कर दो, इसके नीचे अनग्रेडेड कर दो। कुछ इस तरह सेटिंग करते हैं। ठीक है, तो मीडियन का अपना काम है, इस्तेमाल है उसका। ठीक है बेटा, ओके। और मोड क्या होता है? मोड सबसे आसान होता है। सबसे ज़्यादा कौन सी वैल्यू रिपीट हुई है, इस केस में मोड क्या होगा, 80 होगा। हर केस में मोड कोई बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन नहीं देता, हो सकता है ये वैल्यू ज़्यादा रिपीट हुई हो, लेकिन मोड इस बात की टेंडेंसी बताता है। ये तो बहुत छोटा डेटा है ना, लेकिन स्टैटिस्टिक्स की वर्ल्ड में हमें पता है कि जो वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है, उसकी कोई सिग्निफिकेंस है, कोई वजह है जो बार बार वो रिपीट हो रही है। यानी मिलियंस ऑफ डेटा में कोई चीज़ मोस्ट रिपीट हो रही है ना, तो उसकी कोई वजह होती है, उसको हम देखना चाहते हैं कि ये क्यों रिपीट हो रही है। और बातों का मोस्ट रिपीटेड फर्स्ट वैल्यू नहीं, मोस्ट रिपीटेड सेकंड और थर्ड वैल्यू भी देखते हैं। तो बाल आपको तो अभी मोड तक हम बात बता रहे हैं कि मोड निकालना आ जाए, मोड के ऊपर वैसे ही ज़्यादा सवाल नहीं है कि 80 और 80 आया तो मोड जो है वो चूँकि 2 दफ़ा आ गया तो वो 80 है। अच्छा, जिस तरह से डेटा ऐसा स्कैटर्ड है ना, 80 डबल आ गया, कुछ डेटा यहाँ। रियल लाइफ में डेटा बड़ा बड़ा खूबसूरत चीज़ होती है, हमेशा एक जैसी होती है, खुद ब खुद सेंट्रल टेंडेंसी की तरफ ज़्यादातर वैल्यूज़ बीच में मिलेंगी। अगर 1 से 100 तक का निकालेंगे ना, एक पत्ती की ज़्यादा से ज़्यादा लंबाई, एक पत्ती की फॉर एग्जांपल गुलाब के फूल की पत्तियों की लंबाई नाप रहे हैं, एक पत्ती की लंबाई 1 सेंटीमीटर निकली और ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेंटीमीटर निकली, और आपने 2000 पत्तियाँ टेस्ट कर ली, तो ज़्यादातर की लंबाई जो है ना वो 2.5 और 3 के दरमियान होगी। कुछ ऐसा है कुदरती, सेंट्रल टेंडेंसी की तरफ डेटा ज़्यादा, तो इसको हम कहते हैं ये कर्व बनता है, बेल कर्व बनता है नेचुरली डेटा का सेंट्रल टेंडेंसी। लोगों से रिस्पॉन्स ले लें, आपको हमारा प्रोडक्ट कैसे लगा, 1 से 5 तक ग्रेड कर दें, ये कर्व बन जाएगा खुद ब खुद। ज़्यादातर लोग आपको 2.5, 3, 3.5, 2 इसके बीच में रहेंगे, बहुत कम लोग होंगे 1 और 5 वाले। तो सिरात मुस्तकीम पे जो है वो खुद ब खुद डेटा जमा होता है। तो ये मज़ेदार सी वो है, इसकी डायग्राम्स बालों का स्क्यूड बनती हैं, ऐसी बनती हैं। ये पूरी एक अलग साइंस है डेटा साइंस में ना, हम ये यूँ क्यों बनी, वेरिएंस क्यों आ रही है, उसकी जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी है, या आगे एडवांस ए लेवल्स में सारे कॉन्सेप्ट्स आएंगे कि ये इससे कुछ फैसले होते हैं, ये कि कर्व का शेप ऐसा क्यों हो गया और इसका मतलब है डेटा के साथ क्या प्रॉब्लम है। तो वापस चलते हैं, मीन मीडियन मोड अनग्रुप्ड डेटा का आपको निकालना आ गया, ग्रुप्ड नहीं था। बाज़ों का डेटा बहुत ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा होता है कि उसको देख के फैसला करना, उसको प्लस करके माइनस करके आंसर निकालना आसान नहीं होता, वरना ऐसे ही करते रहें, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें इससे। हम ये नहीं कह रहे कि ये बड़ा फ्लॉड तरीक़ा है, बड़ा थर्ड क्लास तरीक़ा है, असल तरीक़ा तो वो होता है, ऐसा नहीं हो रहा। बात ये कि डेटा असल में दुनिया में ज़्यादा होता है। कितने लोग पेप्सी पीते हैं, उनके रिस्पॉन्सेस चेक करने, कितने लोग होंगे, मतलब ऐसे 100-200 में भी नहीं होता ना डेटा। डेटा लाखों में, करोड़ों में, हज़ारों में होता है। इसलिए इतना डेटा अगर होगा तो मैं ये जानने के लिए कि भाई फैसला करने के लिए मालूम करना है ना, मैं जानने के लिए डेटा को ग्रुपिंग कर दूंगा। यानी मैं कहूँगा ऐसा करो, ये बताओ कम से कम कितने नंबर आए। जी सर 27 नंबर आए। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा कितने नंबर आए? जी सर 90 नंबर आए। ओके, ये तो मुझे पता चल गया। ये डेटा की क्या है, ये डेटा की क्या निकली अब्दुल्ला भाई? ये डेटा की रेंज निकल आई कि ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम में मैं कहाँ खड़ा हूँ। अब मैंने कहा ओके, ये कमोबेश मैं अगर इसको डिवाइड कर दूँ 6 टुकड़ों में डेटा को, तो मुझे मुनासिब इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि लेट सपोज़ मैं कहूँ 25 से 35 के बीच में क्या डेटा है, 35 से 45 के बीच में क्या डेटा है,
45 से 55 के बीच में क्या डेटा है, 55 से 65 के बीच में क्या डेटा है, 65 से 75, 75 से 85, 85 से 95। ऐसे ही मैंने ले लिया, चलो ये 90 था, एक आध वैल्यू बढ़ा देंगे। ये मैंने डेटा को, ये रहा मेरा डेटा, इस डेटा को ग्रुप कर दिया, ग्रुप कर दिया। असल वैल्यूज ये हैं। अब मैं लिखूंगा 35 से 25 के दरमियान कितने लोग थे, 2 लोग थे। 25 से 35 के 2 लोग थे। 35 से 45 कितने थे, इतने लोग थे। ये जो आंसर आ रहा है ये तादाद है कि कितनी दफा ये रिपीट हुआ। असल आंसर ये है, नंबर ये रहे जो आए थे। जो क्लास बनती है ना, वो हमारा असल में वैल्यू क्लास होती है। बात समझ आ रही है? इस डेटा को ज़रा इंटरप्रेट करते हैं। 25 से 35 तक कितने थे, 2 थे, 2 ले लिए। 35 से 45 कितने थे, 0 थे। 45 से 55 कितने थे, 2 थे। पचपन से 65 कितने थे, 1 था। 65 से 75 कितने थे, 2 थे। 75 से 85 कितने थे, 2 थे। 85 से 95 कितने थे, 1 था। ये कोई डेटा नहीं है, मतलब ये कोई नंबर नहीं है कितने नंबर आए बच्चों के, बच्चों के कितने नंबर आए ये नहीं पता चल रहा है इससे। बच्चों के नंबर ये रहे, ये हैं बच्चों के नंबर, ये नहीं है। अब मैं जानना चाहता हूँ, मीन निकालना चाहता हूँ, लेकिन ये डेटा ग्रुप हो गया है। प्रॉब्लम क्या है कि जब मैं कहूँगा 2 बच्चों के इस क्लास में नंबर आए हैं, तो मुझे अब ये लॉस्ट हो गया है कि इसके 20, 25 थे, 26 से 27 से 28 से 29 से 30 से या 35 से कितने थे। ये लॉस्ट हो गया जब डेटा यहाँ आ गया था। यहाँ पता चल रहा था कि किसके एग्जैक्टली कितने नंबर थे, ये एग्जैक्ट मीन बता सकता था। यहाँ पे हमारे पास ये डेटा लॉस्ट हो चुका है। तो अब मैं कैसे बताऊं कि 2 बच्चों के 25 से 35 थे, तो ऑन एन एवरेज कितने माने जाएंगे? भाई बीच में से ही मान ले लो। हर क्लास को बीच में से ले लिया जाता है, इसको एक्स कहते हैं। अगर मैं इन 2 को चाहता हूं कि मल्टीप्लाई करूं उनके नंबरों से, इनके कितने नंबर आए थे, तो क्या मानूं, 25 मानूं, 35 मानूं, कितने मानूं इनके? मेरी बात समझ आ रही है? प्रॉब्लम समझ में आ रहा है? तो हमने क्या सीखा कि x निकाल लो। x क्या है, क्या कहते हैं भाई x को, अब्दुल्ला भाई? क्लास की वेट निकाल के उसका मिड पॉइंट निकाल लो। क्लास वेट निकाल लो। क्लास वेट का अलग काम है, अभी मैं क्लास वेट पे नहीं आया वैसे कि क्लास वेट से कोई फ़र्क पड़े। अभी तो मैंने सेम साइज की क्लासें रखी हैं। अभी हम कह रहे हैं हर क्लास का सेंट्रल पॉइंट निकाल लो। निकाल लेता हूँ मैं। इसका सेंट्रल पॉइंट क्या है? 35 और 25 के बीच में क्या होता है? 30 होता है। इसमें 40 होता है, इसमें 50 होता है, इसमें 60 होता है, 70 होता है, 80 होता है, 90 होता है। ग्रुप फ्रीक्वेंसी के डेटा का फॉर्मूला क्या है? कितने लोग थे इस क्लास में मल्टीप्लाइड बाय उस क्लास की मिड वैल्यू क्या थी। पहले तो ये निकाल लो। तो भाई इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, 32 दा 60। इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो 0। इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो 100। इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो 60। इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो 140। इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो 160। इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो 90। इन सबको ऐड कर लो। ऐड करो भाई, क्या आया? आप गौर करो, वही सब कुछ आ जाएगा जो वहाँ किया था हमने। 60 प्लस 100 प्लस 60 प्लस 140 प्लस 160 प्लस 90, क्या आया? गौर करने, करीब करीब ही है, 610। अब ये बताइए, ये डेटा, ये वाला कॉलम क्या कहलाता है? f मल्टीप्लाइड बाय x।
एफ एक्स, और ये नंबर क्या कहलाता है? सम किया, सम करने को ये कहते हैं सम ऑफ एफ एक्स। तो फॉर्मूला है सम ऑफ एफ एक्स अपॉन सम ऑफ एफ, या एन कहते हैं, जो आप कितने कितने रिस्पोंडेंट्स से, फ्रीक्वेंसी कितनी थी टोटल? 10। तो अब आया 610 अपॉन 10, क्या आंसर है? 61.0। पहले मीन क्या आया था? करीब करीब आ गया, करीब करीब ही आ गया। ये जो डिफरेंस आया है वो इसलिए आया कि ये एवरेज आउट हो गया डेटा, ये डेटा एवरेज आउट हुआ है, ठीक है, क्लास के लेवल पे एवरेज आउट हो गया डेटा। बिल्कुल सेम ही काम है, सारे नंबर्स अगर अलग अलग कम हैं तो सबको आपस में प्लस करके डिवाइड बाय नंबर एन कर दो। बहुत डेटा है, बहुत डेटा है तो क्लास में बटा हुआ होगा, तो पहले डेटा को क्लास के मिड पॉइंट से मल्टीप्लाई करके निकालो तो इसके क्या वेट बन रहा है, ठीक है। इसमें एक गेम बाजों का हो जाता है कि क्लास का साइज सेम नहीं होता, तो ये बुरी बात है कि ये क्लास ही 50 बच्चों की थी, ये आपने 0 से लेके 35 पहले को दे दिया, तो भाई इसका, इसमें अगर बच्चे ज़्यादा थे, इसमें 5 आ गया, तो भाई इसका क्लास साइज भी तो बड़ा था, तभी तो 5 आया। इसी को आपने कहा नहीं ये एवरेज आ गया क्योंकि इसमें बच्चे ज़्यादा थे। नहीं, बच्चे ज़्यादा नहीं थे, बच्चे ज़्यादा इसलिए थे कि क्लास का साइज़ बड़ा है। तो हर फ्रीक्वेंसी को उसके क्लास के साइज़ के तनासुब से लेना चाहिए। ये एक तीसरा काम है जो आपके पेपर में आता है कि क्लास विड्थ जो है ना वो अलग अलग साइज़ की होती है, आपको उसके हिसाब से असाइन करना होता है कि क्लास विड्थ पहले निकालो कितनी है, इसकी 10 है, इसकी 5 है, इसकी 2 है, इसके हिसाब से मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना, तो सही आंसर निकल आएगा। तो बाल उस समय आता हूँ जब हम हिस्टोग्राम पे जाएंगे, अभी हम हिस्टोग्राम पे नहीं जा रहे। यहाँ तक मीन निकालना आ गया। अनग्रुप्ड का मीडियन निकाल लिया था, ग्रुप का मीडियन कैसे निकालते हैं? मुख्तलिफ क्लासेस हैं, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 30 से 40, 40 से 50, लेट सपोज 0 से 10 5 आए, 7 आए, 12 आए, 18 आए, 6 आए। ये डेटा नहीं है, याद रखिएगा, जो नंबर आए वो ये थे, बस ये याद रखा करें। असल में ये है वैल्यूज़, ये तो कितनी दफ़ा आए वो बता रहा है, ये याद रखा करें, इससे फैसला करना समझ। सबसे ज़्यादा मार्क्स कितने आए बच्चों के, अगर ये मार्क्स का पेपर का चार्ट है तो? सबसे ज़्यादा मार्क्स बच्चों के कितने आए बताओ भाई? 30 से 40 मार्क्स आए बच्चों। ये नहीं कहेंगे अब सबसे ज़्यादा मार्क्स 18 आए, ये 18 मार्क्स है ही नहीं, ज़्यादातर बच्चों के 30 से 40 आए, सही है। तो ये जहन में रखा करें कि ये जो फ्रीक्वेंसी है ये रिजल्ट नहीं है, ये बता रहे हैं कितनी दफ़ा ये वाली चीज़ आई, असल चीज़ ये है, सही है। अब हम इसका मीडियन निकालना चाहते हैं, पता नहीं इसका कैसे निकालूंगा मीडियन। 0 से 10 तक 5, तो 2 दफ़ा 5 लिख दिया, नहीं 5 दफ़ा 10 लिख दूं, क्या करूं? इस डेटा का बीच की वैल्यू निकाल लेना हूं, बगैर कोई चार्ट बनाए निकाल के दिखाऊं, तो वही हम कहते हैं, लेट सपोज ये 0 से 10 के बीच में हम कहते हैं, इसमें 5 है ना, तो इसको सबकी मैक्सिमम वैल्यू मान लेता हूँ, समझो इसमें 10 आए थे इसलिए 5 हो गए, तो 10 10 10 10 10 5 दफ़ा लिख दिया, ये 7 दफ़ा 20 20 20 20 20 20 20 20 लिख दो, ये 12 दफ़ा 30 30 30 30 30 30 लिख दो, सब कर लिख दो। उसके बाद देख लो कि बीच की वैल्यू कहाँ आ रही है। इसका दूसरा तरीका भी आसान है इससे, पहले फ्रीक्वेंसी को सम करो कितनी आ रही है, सम तो करो भाई, 5 और 7 12, 12 और 12 24, 24 और 18 42, 42 और 6 48, ठीक है। 48 के बीच का नंबर क्या है? हमारे पास जो भी क्वेश्चन है उसमें फ्रीक्वेंसी का जो सम होता है वो या 100 होता है या 1 होता है, जो भी दिया हुआ है 100 समझ लो, 100 आ गया, मतलब वो आसान होता है उसको।
100 आ गया। 48 के बीच की फिगर क्या है? 24। 24 कहाँ आ रहा है? ये तो वैसी तीसरी वैल्यू है तो वैसी बोल तो रहा ये हो गई ग्रुप डेटा की मीडियन के 20 से 30 के सबको ऐड करता गया ना। 5 5 में 7 गए 12, 12 में 7 ऐड किए 24, 24 में 18 ऐड किए 42, 42 में 6 ऐड किए 48। टोटल बच्चे 48 थे, ये 48 थे। ठीक है, 48 में बीच में कितने आए? 24। तो 24वां और 25वां का बीच में चाहिए हमें। 24 और 25वां बीच में दोनों जो है वो यहाँ कहीं आ रहा है। जस्ट एन एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं, अभी थोड़ी एक्यूरेट कर दूंगा। डेटा एक्यूरेट नहीं डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ तो कुछ थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है इस बात में, लेकिन ये वाली बात चल गई हमें कि ये जो डेटा है, ये जो क्लास है, ये क्यूमुलेटिवली मीडियन की क्लास है। ये जो मैंने किया है ना, इसको कहते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अभी सवाल आप फर्स्ट होते हर एक में एक ऐड करता गया मैं। इसका चार्ट भी बनता है, तो जरा चार्ट पे आते हैं। चार्ट से इसको फैसला करना आसान होता है। हाथ हटाइएगा, ये टेढ़ा हो रहा है। अभी भी थोड़ा सा जी जी, कंफ्यूजन दूर करता हूँ मैं। मैक्सिमम कहाँ से कहाँ तक गए? 0 से 50 तक। तो आपने वाई एक्सिस पे लिया 0 से 50 तक, और इसको ट्रेस नहीं किया, इसको ट्रेस किया। किसको ट्रेस किया सबा? जो हमने बाद में कम्युनिटी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ट्रेस हो। बस ये याद रखिएगा। इससे ये नहीं पता चल रहा ना कि बीच का नंबर क्या होना चाहिए, क्योंकि टोटल नंबर ही नहीं आ रहा इसमें। टोटल बच्चे कितने थे उसके बीच का निकालूंगा ना, बच्चे ही टोटल नहीं पता चल रहे। इसमें बच्चे टोटल पता चल रहे हैं, और ये पता चल रहा है बीच कहाँ मिलेगा तकरीबन, वो यहाँ कहीं मिलेगा बीच। तो इसको प्लॉट करेंगे। इधर क्लास आ गई कि वैल्यूज क्या थी, इधर फ्रीक्वेंसी आ गई। पहले में लेट सपोज 10 पे 5 या 5 पे 10 एक पॉइंट ले लिया, 20 पे 7, 20 पे 7, 30 पे 20 पे 12, सॉरी 7 नहीं 12, 30 पे 24, फिर 48, 42, फिर 48। तो देखें आम तौर पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऐसे ही होती है, कुछ ऐसा ही बनता है। नेचुरल फ्लो ऐसा ही है डेटा, सही है। अब हमसे कहा जाए कि मीडियन निकालो, तो यहां से यहां तक डेटा को 100% मान लो, तो 50% कहाँ माना जाएगा? 25 पे। ये आ गया आपका मीडियन। इस पे यहाँ पे देख लो क्या वैल्यू है। उल्टा बता दिया शायद मैंने, एक मिनट मैं चेक कर लूँ ज़रा। जल्दी में मैंने ये बता दिया, क्लासेस यहाँ आती हैं भाई, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आती है। सही बताया ना मैंने? यही तो उल्टा बता दिया। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आती है और यहाँ पे क्लासेस आती हैं। क्लासेस आती है ना, ये क्लासेस जो लिए हमने, ये यहाँ आती है। उल्टा बता दिया, कोई बात नहीं, होता है, हो जाता है जल्दी जल्दी में। एक्चुअली वे वो समझाना चाहा था कि कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का 50% चाहिए ना हमें, क्लासेस का 50% थोड़ी चाहिए। अब फ्रीक्वेंसी जितनी भी थी, लेट सपोज ये 40 थी, तो इसका 50% कहाँ निकलेगा? 20 पे निकलेगा। किसी को नहीं आ रहा कौन, किसी को 40 का 20 50 आधा निकालना नहीं आ रहा, एक तो 50% निकालने के लिए इसको डिवाइड बाय 2 कर दो ना, जो भी वैल्यू है उसको डिवाइड बाय 2 कर दो। 40 टोटल है तो डिवाइड बाय 2 करो, 20 आ जाएगा। नहीं तो 50% निकाल दो, यानी 50/100 यानी 1/2। तो जो भी टोटल वैल्यू है यहाँ पे उसका आधा है मीडियन, उसका 25% है फर्स्ट क्वार्टाइल, फर्स्ट क्वार्टर, उसका 75% है थर्ड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टाइल। अपर सेकंड क्वार्टाइल को ही मीडियन कहते हैं, सेकंड क्वार्टर। इंटर क्वार्टाइल रेंज होता है, अपर क्वार्टाइल माइनस। इसमें से ये माइनस कर दो, पता चल जाएगा कि क्या रेंज है लेकिन वो ये नहीं वैल्यूज को। नीचे वाली गेम सारा यहां से आएगा, मीडियन क्या है यहां देखना पड़ेगा।
फर्स्ट क्वार्टाइल क्या है यानी 25% क्या है यहाँ देखना पड़ेगा, 75th वैल्यू क्या है यहाँ देखनी पड़ेगी, रेंज क्या है इसकी और इसका डिफरेंस बताना पड़ेगा कि 75वें नंबर का और 25वें नंबर के बीच में कितना फर्क है। क्यों भाई 75 और 25वें के फर्क क्यों देखना चाहते हैं हम, 100वें और 0वें का फर्क क्यों नहीं देखना चाहते, क्योंकि हमें पता है कि डेटा बहुत ज्यादातर सेंट्रली टेंडेंसी में ही होता है, यहाँ डेटा कम ही होता है, इस डेटा को हम वैल्यू नहीं देना चाहते। जितने भी स्टैटिस्टिशियंस हैं वो बिल्कुल शुरू के और बिल्कुल आखिर के वैल्यू डेटा को कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी में इंपॉर्टेंट नहीं समझते कि एक्सट्रीम आंसर्स हैं। आपको कैसी लगी, बिल्कुल घटिया बेकार, ये जीरो वाला आंसर इतना काम का नहीं। आपको कैसी लगी, मैं मर मिटा इस पे, ये भी बेकार है आंसर। जो काम की वैल्यू है वो बीच की हैं, इसलिए जो रेंज निकाली जाती है वो एक्सट्रीम वैल्यूज को छोड़ के निकाली जाती है। 100 to 0 का रेंज नहीं निकाली जाती बल्कि 75 से 25 निकाली जाती है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। डेटा के बीच की वैल्यूज कौन कौन सी हैं ये जानना चाहते हैं हम। और बीच की क्यों जानना चाहते हैं, क्योंकि डेटा ज्यादा बीच में होता है। मालूम हुई बात, समझ में आई। ये सेंट्रल टेंडेंसी मीडियन की इतनी क्यों हैसियत थी, क्योंकि डेटा बीच में ज्यादा होना चाहिए भी है। नेचर ने बताया कि ज्यादातर डेटा बीच में होना चाहिए भी है। ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो अब आप ये कैसे निकालेंगे, आपको ये चार्ट प्लॉट करना है, 50% लेके आपने वैल्यू निकाल लेनी। क्या है, यहाँ से ही बात चल रही है, वैसे ही अंदाजा तो आप यहाँ से भी दे सकते हैं कि ये कुछ वैल्यू होगी बीच की। ठीक है, तो जरा एक मिनट इसको पॉज करते हैं, साफ करते हैं। जैसे कि एक सवाल है जी, कौन सा सवाल है भाई, ये कौन सा साल है, कुछ पता है? 2020 में जून में एक सवाल आया है पेपर 2 में। टाइम दिया हुआ है 0 से 2, फटाफट बना लेता हूँ मैं, ज़रा शॉर्ट शॉर्ट लिख रहा हूँ। पेपर सवाल आप वहाँ देख लीजिएगा। 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10। ठीक है, ताकि मैं डायरेक्टली आपको बता सकूँ ना। फ्रीक्वेंसी दी हुई है 8, 16, 15, 7 और 4। ठीक है भाई, तो अब आपको इसको मीडियन बताना है, मीन बताना है। तो मीन तो आप बता सकते हैं, मीडियन ही बता सकते हैं। मीन निकालने का तरीका क्या था, ऐड करें सारी वैल्यूज को नंबर ऑफ वैल्यूज को। एक्स निकालें भाई पहले। हाँ तो एक्स निकालें। एक्स क्या होगा इसका, 1, 3, क्या 5, Yes. 7, 9। एफ ऑफ एक्स Estimate वाली, estimate वाली। मीन निकालना है ना। मीन क्लास का कैसे निकाल सकते हैं, निकाल ही नहीं सकते। अब एफ एक्स निकालें तो 8 1 8, 16 तिया 48। क्लास साइज तो बराबर था ना, वरना तो मसले होते। 15 5 75, 7 7 49, 9 4 36। इनको ऐड कर लें, सम ऑफ एफ एफ एक्स चाहिए आपको। एक्स क्या था अरहम भाई, एक्स था, ये है असल डेटा, ये तो उसकी फ्रीक्वेंसी है। इस डेटा का क्योंकि लंबा दिया हुआ है ना, यहाँ से यहाँ तक, तो कोई एक नंबर लेंगे ना, तो बीच का नंबर लेंगे। तो 2 से 4 तक के बीच में 3 आता है, इसलिए बीच का नंबर 3 है, वो एक्स होता है। बीच के नंबर को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करते हैं, पता चलता है कि इसका कितनी हैसियत होनी चाहिए। 8 8 एक एक के कितने थे, 8 थे। 3 3 के कितने थे, 16 थे। तो जो ज़्यादा थे उसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी, है ना भाई। अच्छा, फिर एफ ऑफ एक्स कितना आया, 216, सही है। और टोटल हमारे पास सम ऑफ एफ क्या था, सम ऑफ एफ कितना था, फ्रीक्वेंसी का सम 50 था। हाँ स्टूडेंट्स 50 हैं। हाँ 50 था। इसको 216 को 50 से डिवाइड कर लो, 21.6 का आधा आता है 10.5 और 3 10.7 10.8। 4.3। क्यों, मैं क्या गलत क्यों कर रहा हूँ, हाँ 5 से कर रहा है ना। 5 4 20 और 0.32। मेरे दिमाग ने फैसला कर दिया। ठीक है, अच्छा अब इसका मीडियन निकालेंगे जनाब। मीडियन निकालने के लिए इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, पिछली फ्रीक्वेंसीज को ऐड करते हुए सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज करते जाएं। 8 थी तो 8 लिखी। अब वैल्यू ऊपर वाली लेंगे, मीन के लिए बीच वाली ले रहे थे, मीडियन के लिए ऊपर वाली लेंगे। 8 में 16 प्लस किया
तो 24 बना, 39, 39 बना, 46, 46 बना, 50 बना। ये कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। पिछली फ्रीक्वेंसी ऐड करते जाते हैं इसमें। 8 में 16 जमा किया 24, 24 में 15 जमा किया 39, 39 में 7 जमा किया 46, 46 में 4 जमा किया 50। देखें मैं जितनी दफ़ा बता लूँ ना, जब तक आप इसके 10-15 सवाल नहीं करेंगे आपको याद नहीं रहेगा। फॉर्मूला इसमें कोई ऐसा खास है नहीं। मीन का फॉर्मूला है, एफ एक्स निकाल के सम ऑफ एफ एक्स करके सारे एफ से डिवाइड कर दो, एक यही फॉर्मूला है। मीडियन का कोई फॉर्मूला ही नहीं है। मीडियन ने बस आपको फ्रीक्वेंसी को कैम्युलेटिव बनाकर एक तरतीब में जैसे कि आपने रख दिया हो चीज़ों को, बीच वाली चीज़ निकालनी है। तो इसको प्लॉट कर देते हैं, इसको प्लॉट करते हैं। फ्रीक्वेंसी कहाँ आती है? यहाँ आती है। फिर उल्टा कर रहा हूँ क्या? हाँ, फ्रीक्वेंसी यहाँ, तो पता नहीं क्यों ऐसा कर रहा हूँ। फ्रीक्वेंसी यहाँ आती है और क्लास यहाँ आती है। तो क्लास की विड्थ क्या थी? 2, 4, 6, 8, 10। ओके, 2, 4, 6, 8, 10। अब 2 पे कितनी थी? 8। टोटल कितनी है? 50। तो इसको अगर मैं 50 बोलूँगा तो इसको 25 बोलूँगा, तो इसको मैं 12.5 बोलूँगा, 12.5। तो समझ लें कि ये 7, 6.5, तो ये 3। ऐसे ही अंदाजे से निकाला मैंने। 8 पे लगा दिए। तो पहला क्या है? 8। तो ये कहीं यहाँ आ रहा है। 2 पे 8, 4 पे 24। ये देखें, ये लेंगे। कैम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी प्लॉट कर रहे हैं किसके अगेंस्ट? मेरी क्लास के। अब अगर यहाँ देख लें आप सवाल, तो ये वाले नंबर्स के अगेंस्ट ये कैम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी प्लॉट कर रहे हैं। 2 पे 8, 4 पे 24, 6 पे 39, 8 पे 46, 10 पे 50। ठीक है, 2 पे 8, 4 पे 24, कितना था टोटल? 50 का आधा बच्चे। ये कहीं यहाँ बन रहा है, सॉरी 4 पे बन रहा है भाई, कहाँ चले गए? 4 पे 24 और 6 पे 39, 6 पे ये क्या था? 25 और 12, 12:30, 37 बनता है। ठीक है, 39 इससे कुछ ऊपर बनेगा। 9 पे लग रहा है लेकिन ये है, ऐसी अंदाज से बना रहे हैं हम। और तीसरा क्या है? अगला क्या है? 46। 4 के बाद क्या है? 6 है और 8 है। नहीं, 8 है और 8 है और 10 है। 8 पे 46 है, ये तो बहुत करीब है। ये कहीं यहाँ है। और 10 पे क्या है? 50, वो कहीं यहाँ है। तो भी 0 से शुरू करेंगे ना फिर अब हाँ, हम इसको मिला देंगे। अभी ऐसा नहीं मिलाइएगा प्लीज़। कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी ज़रा ना स्मूथली खूब स्मूथली मिलाते हैं। ठीक है, बगैर हल्का फुल्का जिटर आ गया माना जाएगा, इतना नहीं लगे हुए उसको मिटाए जा रहे हैं, आधा घंटा लगा दिया। हल्का फुल्का जिटर माना जाएगा, लेकिन ये नहीं कि ये खड़ी खड़ी लाइनें नहीं लगानी। अच्छा, अगर किसी ने खड़ी खड़ी लाइन लगानी तो ओ लेवल में तो आपके रिजल्ट में इतना फर्क वैसे भी नहीं पड़ेगा। एक रेंज दी हुई होती है रिजल्ट की, एग्जैक्ट रिजल्ट तो पूछा भी नहीं जाता। तो ऐसा नहीं है कि आपने खड़ी लाइन लगा दी तो बिल्कुल ही 0 नंबर मिलेगा, ऐसा नहीं है। इसी में लिखा था करेक्ट फ्रीक्वेंसी डायग्राम। हाँ, तो थोड़ा थोड़ा जिटर कम हो बस, क्योंकि यहाँ से यहाँ जाने में जो कर्व है वो कर्व होने की वजह से वैल्यू पे थोड़ा सा फर्क आएगा, लेकिन उतना मामूली फर्क है कि वो तो आपके जो मार्किंग स्कीम है उसकी आंसर की रेंज में ही लिखी हुई है कि ये लिख दिया हो या ये लिख दिया हो, दोनों एक्सेप्टेबल है। तो इतना टेंशन भी नहीं लेनी उसकी। सही है। अच्छा जी, तो अब ये 0 है और ये 50 है, तो बीच की वैल्यू क्या है? 25। तो 25 हमारा मीडियन है। जो भी टोटल वैल्यू वाई एक्सिस पे होती है उसका आधा कर दो, मीडियन होती है। तो ये जहां भी फिक्स हो रहा है, यहाँ पे देख लो कि कहाँ फिक्स हो रहा है। 4 से 4.2 के बीच में आ रहा है। ये हमारा मीडियन है। अगर 25% देखना है, यानी फर्स्ट क्वार्टाइल देखना है, तो यहाँ देख लो 25 का और आधा कर लो, 12.5। 12.5 देख लो कहाँ जाके चिपक रहा है। उधर देख लो 75th। अच्छा, कोई कहे 10th परसेंटाइल कहाँ होगा? भाई टोटल डेटा को मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 100 कर दो, 10% आ जाएगा, 10% निकालने के लिए तो 5 बनता है। कोई कहे कि 90th परसेंटाइल क्या होगा? टोटल 50 को डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय 90 डिवाइड बाय 100 कर दो, 90%। तो जो नंबर आ रहा होगा उस पे जाके तलाश करना है, अभी तलाश करना बाकी है। परसेंटाइल जब आप निकालते हैं तो आप ये वाई एक्सिस का पॉइंट निकाल लेते हैं।
75% जो है वो सेकंड थर्ड क्वार्टाइल है, वो पूछ रहे हैं तो यूं निकाल लो, ये रहा भाई 75। वैल्यू यहाँ देखी जाती है, गोली कहाँ से चलानी है, यहाँ से चलेगी, पहुंचनी कहाँ पे, यहाँ पे पहुंच। 25th परसेंटाइल चाहिए तो यहाँ ढूंढेंगे वो कहाँ आएगा, अब उसको यहाँ से आके बात समझ आ रही है। एक सवाल और देखें, कोई मुश्किल सवाल निकालो भाई, पॉज करता हूँ मैं, कोई सवाल निकालो भाई। लीजिए जी, एक सवाल निकाल के लाए हैं आपके लिए, ये अलग मझदार से कश्ती निकाल के। 2013 हाँ 2013 नवंबर पेपर 2 क्वेश्चन 4। ओके, तो अरम भाई बताइएगा, द टेबल शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मासेस ऑफ 100 बेबीज एट बर्थ। 3 बच्चे 1.5 से 2 किलो के हुए, 12 बच्चे 2 से 2.5 किलो के हुए, 20 बच्चे 2.5 से। देखिए दुनिया में सारा डेटा इस सेंटर पे है, ज़्यादातर बच्चे 2.5 से 4 किलो के बीच में है, 5 वाले भी कम है और 1.5 वाले भी कम है। ठीक है, यही मैं समझा रहा था। तो मॉडल क्लास बता दो भाई। क्या है? 25 25 वाली। तो क्लास कौन सी होगी? 3.5 से 4। मोड क्या होता है? मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। तो 3.5 से 4 वाली जो क्लास है, जो x इज लेस देन इक्वल्स टू, ये मॉडल वैल्यू है। मॉडल वैल्यू क्या होती है? जो सबसे ज़्यादा आती है। तो ये नंबर तो मुफ्त का था ना, ये तो लेना ही चाहिए। आप फ्रीक्वेंसी का छोड़ भी रहे हैं ना सवाल, ये नंबर तो मुफ्त का है, ये क्यों छोड़ेंगे हम? अच्छा जी, फिर फॉर दिस पार्ट, अब कितने नंबर का सवाल है भाई ये? 2 नंबर का सवाल है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बना दो। अरे भाई ये क्यों दिया? पहले मैंने कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी का पूछा था ना। यार तो भी सवाल पहले मुश्किल। अच्छा भाई, इसका जो सेकंड पार्ट है यानी बी है, ये बाद में करेंगे। असल में तो हम पहले कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी समझा रहे थे, तो इसका पार्ट सी पहले करेंगे। पार्ट सी में सिंपली इन्होंने पूछा हुआ है कि इसका कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बना के इसका कम्यूटेटिव ग्राफ बना दें। वो मैं बना के दिखा रहा हूँ। ये भी बच्चों वाला सवाल होता है, फ्री का सवाल है, क्योंकि कोई फॉर्मूला नहीं है। जहां आपसे कहा है कि ग्राफ पे मीडियन प्लॉट कर दें, तो इसमें कुछ सोचने की बात इसलिए नहीं है कि एक ही काम करना है। इनको ऐड कर दो, 3 में 12 जमा करो 15, 15 में 20 जमा करो 35, 35 में 24 जमा करो 59, 59 में 25 जमा करो। 75, कैसे? इसमें 14 जमा करो, 98। इसमें 2 जमा करो। बस ये चाहिए था, ये भरना है आपने तो। बस ये भरना है। फ्रीक्वेंसी कहाँ आती है? लेफ्ट पे, यानी वाई एक्सिस पे। दूसरी चीज नीचे तो आ मैं 3, 15, 59, 84, 98, 100 प्लॉट कर देता हूँ। इसको 100 तक जाना है। कितने डब्बे हैं भाई? 1, 2, 3, अपन 4, वैल्यू 5, लेनी 6, है। 7, 8, 9, 10, 10। तो 100 यहाँ पे ले लेता हूँ मैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ले लिया ना। अब क्या करें, आपकी गलती है। 100, ये 100 हो गया, तो बाकी तो याद रहेगा ना, 80, 90 तो याद ही रहेगा कहाँ कहाँ है। पहली वैल्यू क्या है? क्लास में हम ये लेंगे 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5 और 5। क्यों अपर वैल्यू लेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में? क्योंकि बाज़ औक़ात क्लास स्टार्ट 0 से होती है, तो फिर हम 0 पे वैल्यू कैसे प्लॉट करेंगे? इसलिए हम अपर वैल्यू से ले लेते हैं, लोअर वैल्यू से नहीं लेते। अच्छा जी, 2, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5 और 5, ऐसे ही डेटा, यही डेटा। 2 पे 3, 2.5 पे 15, भाई ये 10 है, तो 2, 2 के बाद 2 पे 3, 2.5 पे 15, सही है। 3 पे 35, 59, 35, 35, 10, 20, 30, 40, 50, 59 बिल्कुल ऊपर आ गया। 59, 4 पे 84, 98, 100, 84, ये कितना था? 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90,
कितना था भाई, भी भूल गया। 84, 98, 100। इसको 84 से मिला दो, ये रहा 84, 84। 98। इसको 98 से मिला दो, इसको 100 से मिला दो। अब देखिए हसीन ग्राफ बनाइए। आ हा, ऊपर का मिस हो गया एक डब्बा, कोई नहीं, समझो हो गया। ये बहुत करीब करीब हो गए टोटल। हाँ अब बताओ कि इसका मीडियन क्या है भाई। ये जो भी आ रहा है, इसके जितने भी टोटल नंबर है उसको आधा कर दो, वो मीडियन आ जाएगा, मीडियन का पॉइंट स्पॉट आ जाएगा, वहां से मीडियन ढूंढ लूंगा मैं। टोटल यहाँ पे जितने भी हैं उसको आधा कर दो। 50%। यहाँ कितने हैं टोटल, 100 का आधा करो, 50 पे ढूंढो मीडियन कहाँ है। 50 को लेके नीचे आ जाओ, मीडियन हो गया 3.5 और 3 के बीच में 3.4 समझ लो। तो अगर मालूम करना है 3.4 मीडियम है। आंसर चेक करो भाई जरा, आंसर चेक करो, चलो चेक करो। अब इन्होंने पूछा 10 परसेंटाइल बता दें, जो भी यहाँ पे वैल्यू है उसका 10% निकाल लो। यहाँ इत्तेफाक से 100 है, 100 का 10% 10 ही होता है। अगर यहाँ पे 50 होता तो उसका 10% 5 होता। 5 में ढूंढ लो कि आंसर क्या है, तो 2.4 है। सही है। ये फ्री के नंबर हैं, क्योंकि फॉर्मूला कोई नहीं है इसमें, कुछ याद नहीं रखना आपको, बस ये याद रखना है क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डलेगी, और मेरी तरह ये मत भूल जाइएगा कि फ्रीक्वेंसी कहाँ आएगी और क्लास कहाँ आएगी। ये मेरा बचपन का मसला है, ये चार्ट में लिखा हुआ है। फ्रीक्वेंसी जो है ना वो यहाँ तक, यहाँ पे आती है, लेफ्ट पे आती है, वाई एक्सिस पे। सही है बच्चों। अब इसका जो सेकंड पार्ट है इस बात, इस चैप्टर का, जिसमें कि प्रॉब्लम बच्चों को हो सकता है, वो हिस्टोग्राम है। वो निकालते हैं ज़रा सवाल। अच्छा भाई, अब आगे ये देख लीजिए कि अगर मेरे पास कोई फ्रीक्वेंसी है कि ए के 15 थे, ये देखिए, बी के 14 थे डब्बे फ्लावर पॉट्स या फ्लावर, मैं फ्लावर नाप रहा था, गिन रहा था ये कितने फ्लावर्स हैं। सी के 22 थे, डी के 8 थे। तो ये बार चार्ट कहलाता है। ये एक एक फ्रीक्वेंसी को अलग अलग रिप्रेजेंट कर दिया मैंने बार से। ये बार आपस में मिली हुई नहीं होती, ये किसी ग्रुप को रिप्रेजेंट नहीं कर रही। यहाँ से यहाँ तक का ये डेटा है। लेकिन अगर हम किसी ग्रुप को बार की शक्ल में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो हिस्टोग्राम कहलाता है। वो इस शक्ल का होता है। हिस्टोग्राम में डब्बे मिले हुए होते हैं, ठीक है, सही है। और क्लासेस कंटिन्यूस होती हैं, ये बात बस ख्याल रखनी होती है। हिस्टोग्राम की क्लासेस कंटिन्यूस होती हैं, साइज अलग अलग हो सकता है, कोई क्लास छोटी हो कोई क्लास बड़ी हो, ये हो सकता है, लेकिन कंटिन्यूस होती हैं। तो जो भी क्लास का साइज दिया हुआ है वो एक्स एक्सिस से प्लॉट कीजिए, जो भी उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है उसको वाई एक्सिस पे डंडा लगा के बना दीजिए। तो हिस्टोग्राम बनाने में क्या मसला है। और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्या होता है, इसी हिस्टोग्राम की सेंट्रल वैल्यू को ले लीजिए और उसको आपस में मिला दीजिए, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन गया। हिस्टोग्राम की क्लास की बीच की वैल्यू को पॉइंट कीजिए, उनको आपस में मिला दीजिए, बन गया फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। क्या मसला था इसमें, ये देखें, ये हर बार की बीच की वैल्यू को मिला दीजिए, और ये डंडे डंडे सीधे सीधे कर्व में नहीं चलेंगे, नहीं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है। तो आप बताइए इसमें क्या मुश्किल बात थी। इसी तरह से स्कैटर डायग्राम होती है, डेटा आपको मिलता है ऐसा कि जब उसको प्लॉट करते हैं तो वो ऐसा ऐसा होता है। ज़्यादा स्कैटर हो गया, सॉरी, ये तो स्कैटर ही हो गया। तो आप लाइन ऑफ बेस्ट फिट बना देते हैं, उससे पूछते हैं इतने पे कितना था, इतने पे इतना था, बता देते हैं, आपका आंसर एक रेंज में एक्सेप्टेबल होता है। तो आपकी लाइन यूं बनेगी या यूं बनेगी या यूं बनेगी, करीब करीब ही रहेगी, तो सबका एक्सेप्टेबल होगा आंसर। इसमें क्या मुश्किल है। नहीं है मुश्किल। पाई चार्ट में क्या होता है, आपको ये दिया हुआ होता है कि ये डेटा फॉर एग्जाम्पल 3 है, कलर ए बी सी, 3 कलर के फूल हैं, ठीक है, टोटल फूल जो है वो 100 हैं। 100 में से 25 ये हैं, 25 ये हैं, 50 ये हैं। पाई चार्ट में दिखाना है। पाई चार्ट में टोटल सर्कल में कितने होते हैं, 360 डिग्रीज होती हैं।
तो टोटल वैल्यूज कितनी है 100, तो 360 को पहले 100 से डिवाइड करें तो एक डिग्री, एक वैल्यू की कितनी डिग्री हो गई ये पता चल गया हमें। एक वैल्यू की कितनी डिग्री है 36, सॉरी 3.6। तो 25 वैल्यू की कितनी डिग्री बनेंगी 3.6 को 25 से मल्टीप्लाई कर दो। वो कोई एक जगह से स्टार्ट करो, इसको जीरो बोलो, यहाँ से डिग्री काउंट करके बता दो 25%, 25%, 50%। गलत बना है, ऐसा होता नहीं है, सॉरी। और हालांकि हम एग्जैक्टली बता सकते हैं कि यूं बनेगा ये 25% और 25% और 50%। ये पार्ट चार्ट होता है। जितनी भी वैल्यूज दी हो पहले टोटल वैल्यूज को 360 डिवाइड करके निकाल लो कि एक वैल्यू की कितनी डिग्री है। फिर 25 वैल्यू की कितनी डिग्री है वो निकाल लो, 50 वैल्यू की कितनी डिग्री है निकाल लो। भाई जो ऑनलाइन ये देख रहे हैं इन सब टॉपिक्स पे अलग अलग डिटेल्ड वीडियोस बनी हुई है। अगर कोई कॉन्सेप्ट ऐसा लग रहा हो कि यार ये तो समझ में नहीं आया, पहली दफा सुन रहे हैं, तो उसके लिए तो आप पूरा फिर चैप्टर देखिए। ये कौन सा चैप्टर था भाई हिस्टोग्राम का? ये हिस्टोग्राम स्टैटिस्टिक्स 1 था। तो हमारे पास जो चैप्टर्स हैं आप तलाश कर सकते हैं चैप्टर 8 की वीडियोस, नहीं चैप्टर 8 नहीं, सॉरी चैप्टर 11 की वीडियोस, स्टैटिस्टिक्स 1 चैप्टर 11 की वीडियोस देख लीजिए आप। यानी आप सर्च कीजिएगा ओ लेवल मैथमेटिक्स चैप्टर 11, उसमें सारी तफसीलात आपको बड़ी डिटेल में एक्सरसाइज सारे क्वेश्चन सॉल्व मिल जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आती है? ठीक है बच्चों, तो ये मैंने काफ़ी हद तक आपको एक ओवरव्यू दे दिया कि किस तरह के सवाल पेपर 1, 2 में आते हैं। पेपर 2 को ज़्यादा फोकस किया हमने इसमें, क्योंकि पेपर 2 में ज़रा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। तो डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट जो भी आ रहे हैं वो भी हमने एक नज़र देख लिया कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ है, मुफ्त का है, नंबर भी ज़्यादा नहीं है, 3 नंबर का 2 नंबर का ऐसे ही होता है, क्योंकि सबको पता है कि आसान चीज़ है। ठीक है, समझ में आ रही है? और बस हिस्टोग्राम में इस बात का ख्याल रखिएगा कि जो क्लास की विड्थ दी हुई हो उसके हिसाब से वैल्यूज पुट की जाएंगी। ये नहीं हो कि क्लास बड़ी दी हुई है आपने सबको सेम साइज का बना दिया। हिस्टोग्राम बनाते हुए क्लास की विड्थ को देख लीजिएगा, डिफरेंट विड्थ की क्लासेस हो सकती हैं। तो यहाँ पे डिस्कशन को एंड करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं इंशाल्लाह। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।